अब देखिए दोस्तों, मटेरियल्स यूज्ड इन कटिंग टूल विद देयर फंक्शंस। कटिंग टूल में जो हम मटेरियल यूज करते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला मटेरियल जो हम मेनली यूज करते हैं कटिंग टूल बनाने में वो सिलिकॉन। क्यों यूज करते हैं दोस्तों, इन सब की खासियत आपको पता होनी चाहिए, ये आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सिलिकॉन का यूज होता है क्योंकि वो इलास्टिक है और कोरोजन रेजिस्टेंट है। दोस्तों कोरोजन क्या होता है? दोस्तों क्या होता है, लंबे समय तक जब कोई चीज वातावरण में रखी गई, वातावरण मतलब इन्वायरमेंट में, तो क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे समय के साथ उसका जो ऊपरी सरफेस है उसके ऊपर बाहर के मटेरियल आकर जमा होने लग जाते हैं और उसकी ऊपरी सतह पे जो चमक थी वो चमक चली जाएगी। सोचो, बाहर की गंदगी आकर मेरे ऊपर यदि जम गई तो मेरा जो सरफेस चमक रहा था उसके ऊपर आके तो गंदगी बैठ गई, तो मेरी चमक तो चली गई। साथ में जब वो गंदगी आकर बैठी तो मेरा जो नुकीलापन था, मेरी जो शार्पनेस थी वो भी चली गई मेरे दोस्त। लेकिन यदि आप कटिंग टूल में सिलिकॉन का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे दोस्त सिलिकॉन इलास्टिक भी है। इसका मतलब मान लो काम करते वक्त टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया, जब टेम्परेचर बढ़ता है अचानक से या फिर काम करते वक्त बहुत ही ज्यादा तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, फोर्स की वजह से बहुत हाई फोर्स लगता है जिससे स्ट्रेस पैदा होता है और उससे खिंचाव आ जाता है, तो क्या होगा दोस्तों, जब काम खत्म होगा ना तो ये खिंचाव रहेगा नहीं परमानेंट टूल के अंदर, ये खिंचाव वापस आ जाएगा, धीरे धीरे टूल को वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आएगा। क्योंकि टूल को कल भी तो यूज करना है, परसों भी तो यूज करना है, आगे भी तो यूज करना है, तो टूल को क्योंकि बार बार यूज करना है तो काम करते वक्त यदि टूल के शेप और साइज में कोई भी बदलाव आया है तो हम चाहेंगे कि वो हमें टूल अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस मिल जाए। इसके लिए उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। और दूसरा कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब अपने ऊपर जंग नहीं लगने देगा, अपने ऊपर गंदगियों को बैठने नहीं देगा। इसे बोलते हैं कोरोजन को रेजिस्ट करने वाला, कोरोजन को रोकने वाला। ठीक है मेरे दोस्त, अब बात करते हैं निकल। निकल का भी इस्तेमाल बहुत ही जबरदस्त होता है टूल इंडस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, क्या देता है निकल? निकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ देता है हमें, और क्या देता है हमें? टफनेस देता है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ और टफनेस प्रदान करता है, याद रखना। नेक्स्ट, क्रोमियम। दोस्तों क्रोमियम क्या करता है? क्रोमियम इंक्रीज करता है क्या? हार्डनेस एज वेल एज कोरोजन रेजिस्टेंस है। क्रोमियम दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी। आप जो घर में बर्तन यूज़ करते हैं, आप जो घर में कढ़ाई यूज़ करते हैं, आप जो घर में कुकर यूज़ करते हैं दोस्तों, आप जो घर में चम्मच यूज़ करते हैं दोस्तों, आपके घर का जितना भी किचन का सामान है, कुकवेयर बोलते हैं उसे, किचन वेयर या कुकवेयर, ये सारा सामान किससे बना होता है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील से। तो दोस्तों नाम में देखिए क्या है? स्टेनलेस। स्टेनलेस इसका मतलब दाग रहित। दोस्तों स्टेनलेस का मतलब, स्टेन का मतलब होता है दाग और लेस मतलब स्टेनलेस मतलब दाग रहित, दाग नहीं लगते जिस पे। दोस्तों दाग क्यों नहीं लगते? क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है दोस्तों? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा होती है और क्रोमियम की वजह से दोस्तों आपका कोरोजन नहीं होता, इट इज कोरोजन रेजिस्टेंट। समझे, कोरोजन से रोकता है। और दूसरा साथ में ये क्या प्रदान करता है? क्रोमियम आपको हार्डनेस। इसीलिए देखना कि आपके ऊपर जो बर्तन होते हैं उनके ऊपर कभी भी यदि गलती से कोई दाग लग भी गया तो बड़ी आसानी से धुल के निकल जाता है। ठीक है, और जल्दी स्क्रैच वगैरह भी नहीं लगते। क्यों नहीं लगते मेरे दोस्त? क्योंकि हार्ड बहुत ज्यादा है क्रोमियम की वजह से। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, टंगस्टन। दोस्तों टंगस्टन के बारे में हम वेल्डिंग में भी पढ़ चुके हैं, याद कीजिए। जब वेल्डिंग में हम लिक्विड वेल्डिंग बोले तो होमोजीनस वेल्डिंग बोले तो फ्यूजन वेल्डिंग पढ़ रहे थे, उसके अंदर हम लोग जब इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की सब कैटेगरी में हम शील्डेड गैस वेल्डिंग पढ़ रहे थे, तो दोस्तों उसके अंदर शील्डेड गैस वेल्डिंग के जो 3 प्रोसेस थे, टिग वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, पॉ वेल्डिंग, इन तीनों में से एक था टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग, जहां हमने इलेक्ट्रोड किसका इस्तेमाल किया था दोस्तों? टंगस्टन का। ठीक है, और खासियत क्या थी इस इलेक्ट्रोड की कि ये इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के दौरान गलता नहीं है। दूसरे प्रोसेस में जैसे इलेक्ट्रोड गल जाते हैं आर्क की गर्मी से, यहां पर यह इलेक्ट्रोड आर्क की गर्मी से नहीं गलता था। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि TIG वेल्डिंग के अंदर हम यूज करते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इसका मतलब इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती इस वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान। क्लियर?
क्यों होता था दोस्तों ऐसा? क्योंकि टंगस्टन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मेटल है। मतलब जितने भी मेटल्स हैं ना हमारे पास दुनिया में, उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है दोस्तों? टंगस्टन का। तो हमने क्या बोला, देखो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब हाई से हाई टेम्परेचर को भी ये बर्दाश्त कर लेगा। तो दोस्तों जब भी आपको कटिंग टूल बनाना हो तो टंगस्टन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए टंगस्टन की, तो आपने बोला था सर हमें कटिंग टूल मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी भी चाहिए जिसमें वो लो से लो टेम्परेचर मतलब सबसे ठंडे एनवायरनमेंट में भी काम करे, और हाई से हाई टेम्परेचर मतलब हाँ सर हॉट से हॉट एनवायरनमेंट में भी काम करे। क्लियर? टेक नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मोलिब्डेनम। तो दोस्तों मोलिब्डेनम का सिंबल क्या होता है? कैपिटल M स्मॉल O, मो, है ना, मोलिब्डेनम। तो इसमें क्या खास है? तो इसकी वजह से देखिए दोस्तों क्या होता है, जो शार्पनेस होती है आपके कटिंग टूल की वो बढ़ जाती है। आपके कटिंग टूल की क्या बढ़ा देता है दोस्तों? ये शार्पनेस बढ़ा देता है, कटिंग टूल की शार्पनेस, ठीक है, कटिंग एजेस की। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं हम अपने मटेरियल्स की जानकारी। अलग अलग टाइप के कटिंग टूल जो हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले कार्बन टूल स्टील, दोस्तों इसी को हम हाई कार्बन स्टील भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनएक्सपेंसिव होता है, क्यों दोस्तों? ये सब मैंने क्या बोला, मॉडर्न डे जो आज की डेट में आप कटिंग टूल इंडस्ट्री देख रहे हैं, उसमें सबसे पहला कटिंग टूल जो इस्तेमाल हुआ था इंडस्ट्री में वो था हमारे पास हाई कार्बन स्टील या फिर कार्बन टूल स्टील। ये इनएक्सपेंसिव होता है दोस्तों, ठीक, और ये लो स्पीड पे काम करता है। इसकी स्पीड ऑफ वर्किंग दोस्तों कितनी होती है? लगभग 30 मीटर प्रति मिनट तक। नेक्स्ट दीज प्लेन कार्बन स्टील, दोस्तों ये प्लेन कार्बन स्टील का होता है। प्लेन कार्बन स्टील क्या होती है? जिस स्टील में आयरन के अलावा जो मेन एलॉय कंपोनेंट होता है, दोस्तों आपको पता होता है एलॉय कैसे बनता है? जो कोई मेन मटेरियल होता है, सपोज आयरन का एलॉय है ना, तो स्टील क्या है? आयरन का ही एलॉय है। उसमें आयरन की मात्रा तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन बाहर से उसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, है ना। तो यहां पर जो बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड किया गया है, ठीक है, उसमें मेन सबसे बड़ी मात्रा किसकी है बाहर के मटेरियल्स में? कार्बन की। तो ऐसे स्टील को दोस्तों क्या बोलते हैं? प्लेन कार्बन स्टील बोलते हैं। आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है, और यदि नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो प्लेन कार्बन स्टील होता है ये। इसमें कितना परसेंटेज रहता है दोस्तों कार्बन का? 0.6 से 1.5% कार्बन रहता है, ठीक है। और इसमें बहुत कम मात्रा भी रहती है किसकी? मैंगनीज की, सिलिकॉन की, है ना। तो 0.5% से कम मात्रा मैंगनीज, सिलिकॉन इन सब की भी रहती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अदर मटेरियल्स, अदर मेटल लाइक क्रोमियम, वेनेडियम, है ना, इनको बाहर से ऐड किया जाता है दोस्तों इस स्टील में। क्यों? ताकि हार्डनेस बढ़ाई जा सके, है ना, और ग्रेन का साइज चेंज किया जा सके। दोस्तों याद होगा आपको, कास्टिंग में मैंने आपको बताया था जितना छोटा ग्रेन रहता है, जैसे फाइन ग्रेन, तो उसकी वजह से स्ट्रेंथ और हार्डनेस लाजवाब आती है। नहीं, क्योंकि जो फाइन ग्रेन होते हैं ना दोस्तों, बहुत ही मुलायम होते हैं, बारीक होते हैं, तो इनके बीच में दोस्तों क्या होता है? गैप ना के बराबर होता है, क्योंकि एडजस्ट हो जाते हैं। तो सोचो जब फाइन ग्रेन से मिलकर बॉडी बनी होगी तो इनके बीच में जब गैप ही नहीं रहेगा या फिर गैप ना के बराबर होगा, तो दोस्तों कितना भी आप जोर लगा लोगे आप आसानी से इनको अलग नहीं कर पाओगे। लेकिन यदि इसी की जगह पर उबड़ खबड़ और बड़े बड़े इर्रेगुलर शेप के कोर्स ग्रेन होंगे, तो दोस्तों क्या होता है? देखो जब कोर्स ग्रेन होते हैं ना, ऐसे अपने आप बीच में देख रहे हो आप, गैप बन जाता है, क्योंकि उबड़ खबड़ है, जिसकी वजह से अपने आप बीच में गैप बन जाएगा। इससे क्या होगा मेरे दोस्त? जैसे ही कोई इस पे जोर लगाएगा ये ना आराम से टूट जाएंगे। क्यों? इनके बीच में ना बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में गैप भी है अवेलेबल। लेकिन छोटे छोटे जो ग्रेन्स होते हैं ना, फाइन ग्रेन्स, उनके बीच में गैप अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से फाइन ग्रेन्स से बनने वाली सरफेस वाली बॉडीज का स्ट्रेंथ और हार्डनेस जबरदस्त होता है। क्लियर है मेरे दोस्त? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, तो हमने क्या बोला कि यहां पर हार्डनेस और ग्रेन साइज चेंज कर देता है। नेक्स्ट, हाई कार्बन स्टील्स में एबरेशन नहीं होता। एबरेशन दोस्तों क्या था? याद करो, मैंने आपको जब फ्लैंक वियर पढ़ाया था तो फ्लैंक वियर में भी मैंने इस शब्द की चर्चा की थी, एबरेशन। एबरेशन का मतलब दोस्तों होता है रगड़ना, ठीक है, रगड़। तो एबरेशन रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये जो टूल है ना, जब ये वर्कपीस के ऊपर काम करेगा तो टूल का वियर एंड टियर रेट थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो ऐसे मटेरियल का बना है जो एब्रेशन रेजिस्टेंट है, मतलब जिसमें रगड़ ज़्यादा नहीं होती, तो वियर एंड टीयर का रेट काफ़ी कम होगा मेरे दोस्त। ठीक है, और कौन सी एबिलिटी है कि शार्प कटिंग एज बरकरार रहेंगे। दोस्तों वही बात हुई ना, शार्प कटिंग एज बरकरार रहने का मतलब क्या है कि वियर एंड टीयर का रेट कम है। वो क्यों? एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, इनके पास मशीनेबिलिटी भी अच्छी होती है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि ये आपके वर्कपीस को बड़ी ही आसानी से छील देते हैं, आपके वर्कपीस को बड़ी ही आसानी से, बहुत प्यार से छील देते हैं। क्लियर? तो इसे बोलते हैं मशीनेबिलिटी। किसी वर्कपीस को मशीन, किसी भी टूल की, ध्यान से सुनना, मशीनेबिलिटी क्या होती है? मशीनेबिलिटी मतलब मशीन करने की एबिलिटी, किसकी? टूल की। तो ये किसी टूल की काबिलियत है जिसके तहत वो किसी भी वर्कपीस को कितनी आसानी से मशीन कर सकता है। तो जिसकी मशीनेबिलिटी अच्छी है, इसका मतलब वो किसी भी वर्कपीस को बहुत ही प्यार से, कम फोर्स लगा के भी मशीन करने की क्षमता रखता है, ये मतलब होता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल यूज, टूल्स आर क्लासिफाइड इनटू कार्बन टूल स्टील। सबसे पहला देखिए दोस्तों यही है, कार्बन टूल स्टील, सॉरी ये सबसे पहला है कार्बन टूल स्टील, दिस इज फर्स्ट। और इसके बाद बाकियों की लाइनिंग कर लीजिए। हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, सिरामिक, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। दोस्तों क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड के बाद यदि दुनिया में सबसे ज्यादा कोई हार्ड है तो ये है मेरे दोस्तों, हार्डेस्ट आफ्टर डायमंड, हार्डेस्ट आफ्टर डायमंड। तो डायमंड के बाद दोस्तों यदि सबसे ज्यादा कोई हार्ड होता है तो क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड होता है। और याद रहे, डायमंड नेचुरल पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है डायमंड, लेकिन ये क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड नेचुरली नहीं मिलता, इसको बनाया जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त? तो यदि आपसे पूछ ले कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव्स जो होते हैं या फिर आर्टिफिशियल कटिंग टूल्स जो होते हैं, उनमें सबसे हार्ड मटेरियल कौन सा होता है, तो मेरे दोस्तों क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड होता है। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया में देखा जाए नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल, तो ये दूसरे नंबर पे आता है डायमंड के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए कार्बन स्टील में क्या है, इट लूजेस देयर हार्डनेस रैपिडली। मतलब इसकी ना एक प्रॉब्लम भी है, किसकी? हाई कार्बन स्टील की या फिर कार्बन टूल स्टील की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त कि ये लूज करने लग जाता है अपनी हार्डनेस, है ना। कब? एट अ हाई टेम्परेचर, मतलब जैसे ही टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है ये अपनी हार्डनेस खोने लग जाता है। दोस्तों एक बात बताओ, आजकल की डेट में जब भी हम कटिंग करते हैं तो यार इंडस्ट्री में क्या होता है पता है, ये टेम्परेचर ना बहुत नॉर्मल होता है, मतलब 250 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे ही पहुंच जाता है टेम्परेचर। जब 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा और ये टूल अपनी हार्डनेस खो देगा, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जिसने अपनी हार्डनेस ही खो दी उसकी सरफेस पे तो यार कोई भी आकर रगड़ मार के चला जाएगा। क्योंकि हार्डनेस क्या होती है? हार्डनेस होती है कि आपकी सरफेस के ऊपर निशान बनाने से कोई रोके, लेकिन हार्डनेस आपकी खत्म हो रही है हाई टेम्परेचर पर जाकर। मतलब हाई टेम्परेचर पर यदि आपकी सरफेस पे कोई रगड़ मार देता है तब तो आपकी सरफेस उसे बचा नहीं पाएगी, क्योंकि हार्डनेस कम पड़ रही है आपकी। तो आपकी शक्ति जो है वो छीनी जा रही है इस टेम्परेचर पे जाकर, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर पे यूज नहीं कर सकते। क्लियर है मेरे दोस्त? इसलिए इसे मॉडर्न मशीनिंग ऑपरेशंस में यूज नहीं करते, क्योंकि मॉडर्न मशीनिंग ऑपरेशंस में जितने भी प्रोसेस हम यूज करते हैं उनमें 250 से ऊपर का टेम्परेचर देखने को अक्सर मिलता है। ठीक है, कार्बन टूल स्टील कहाँ यूज होता है? ट्विस्ट ड्रिल्स। अब दोस्तों देखो, मैं आपको सच ये बात बता रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री में हमने काम किया है। ठीक है, तो ये जो आप जितना भी देख रहे हो ना अब, ठीक है, ये अब यूज नहीं होता है। कौन सा? हाई कार्बन स्टील या फिर कार्बन टूल स्टील। ठीक है, अब यूज नहीं होता है। तो टेम्परेचर याद रखो, जो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे काम कर सकता है वो 450, लेकिन 250 के बाद ही ये खोने लग जाता है अपनी हार्डनेस। दोस्तों ये जो HRC आप देख रहे हैं ये क्या है? HRC क्या है दोस्तों? तो ये हार्डनेस नंबर है मेरे दोस्त, इसे बोलते हैं हार्डनेस नंबर। लेकिन ये HRC देखो, हार्डनेस के लिए 4 टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं चारों टेस्ट आपने मटेरियल साइंस में या तो पढ़ा होगा या फिर आप जाकर, आज होमवर्क है आपका कि आप जाकर इसे पढ़ लेंगे। तो 4 हार्डनेस टेस्ट होते हैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, विकर मेयर्स हार्डनेस टेस्ट और नूप्स हार्डनेस टेस्ट। तो दोस्तों ये रॉकवेल हार्डनेस नंबर है। ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट जब आप करेंगे तो वहां से आपको एक नंबर मिलेगा एक फॉर्मूले से, यही है वो नंबर
रॉकवेल हार्डनेस नंबर, यह है रॉकवेल हार्डनेस नंबर। ठीक है दोस्त, तो इसे HRC लिखा जाता है, कई जगहों पे सिर्फ RC भी लिखा जाता है, तो याद रखना रॉकवेल हार्डनेस नंबर ये हमने दे रखा है। नेक्स्ट हाई स्पीड स्टील, अगला टूल क्या है दोस्तों, हाई स्पीड स्टील। तो अब इसमें आते हैं, देखिए इसके अंदर हाई स्पीड स्टील में इट इज अ हाई कार्बन स्टील। देखो ये है तो हाई कार्बन स्टील, लेकिन इसमें एलॉइंग कंपोनेंट्स अदर बाकी भी मिलाए गए हैं। देखो हाई कार्बन स्टील में मैंने क्या बोला था कि मेन कंपोनेंट कौन था बाहर का, मेन कंपोनेंट कौन था, कार्बन था, बाकी भी थे, मैंगनीज भी था, फास्फोरस भी था, सिलिकॉन भी था, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम थी मेरे दोस्तों। और बाहर से आने वाले बंदों में सबसे ज्यादा मात्रा 90% से ऊपर किसकी थी, कार्बन की। इसीलिए क्योंकि सिर्फ कार्बन की मात्रा उसमें ज्यादा थी, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज सहन करने की क्षमता कम होने लगती थी, ठीक है, हाई टेम्परेचर्स पे। लेकिन दोस्तों यहां पर कार्बन के अलावा टंगस्टन दिया गया है, मोलिब्डेनम ऐड किया है, क्रोमियम ऐड किया है। और दोस्तों मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि इन लोगों की खासियत क्या है, टंगस्टन की, है ना, मोलिब्डेनम की, क्रोमियम की। टंगस्टन आपको पता है यदि आपने ऐड कर दिया तो वो आपके हाई टेम्परेचर पर काम करने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि टंगस्टन हाई टेम्परेचर से प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों पिछले केस में जो आपने अभी देखा था हाई कार्बन स्टील में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि वो 250 डिग्री से ऊपर काम जब करता था तो अपनी हार्डनेस को खोने लग जाता था। तो आज वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि अब आपने ऐड कर दिया है इस स्टील में क्या, टंगस्टन। क्या ऐड कर दिया, टंगस्टन। तो दोस्तों इससे क्या क्या प्रॉपर्टी बढ़ गई, हार्डनेबिलिटी, मतलब कोई आपकी सरफेस पर गड्ढा नहीं कर सकता, समझे भाई। सरफेस के ऊपर यदि गड्ढा या निशान लगाने की जो क्षमता होती है वही होती है हार्डनेबिलिटी। तो आपकी सरफेस पर कोई गड्ढा या निशान आसानी से नहीं लगा पाएगा अब, ठीक है। टफनेस बढ़ गई, मतलब झटके झेल सकते हो। और वियर रेजिस्टेंस, मतलब आपकी सरफेस को आसानी से कोई रगड़ भी नहीं मार पाएगा, ठीक है, वियर एंड टियर नहीं होगी। नेक्स्ट, इससे क्या होता है, हाई मटेरियल रिमूवल रेट भी मिलता है पहले के मुकाबले। मतलब हाई कार्बन स्टील में इतनी तेजी से मटेरियल रिमूव नहीं होता था जितने तेजी से इसमें होगा। दोस्तों क्या होगा, जैसे जैसे अभी आप देखोगे ना नए नए मटेरियल्स आते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमने तरक्की की है इस कटिंग इंडस्ट्री में, टूल की इंडस्ट्री में, टूल एंड डाई का अलग से इंजीनियरिंग ब्रांच भी होता है, आपने देखा सुना होगा शायद, टूल एंड डाई नाम का एक कोर्स भी होता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग नाम का एक कॉलेज है, पता नहीं आप में से कितनों को पता है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग, DITE। इसमें डिप्लोमा भी होता है और इंजीनियरिंग भी होती है, बीटेक भी होती है टूल इंजीनियरिंग में। दोस्तों आज की डेट में सेपरेट ब्रांच है इंजीनियरिंग की, सोचो कितनी बड़ी फील्ड है, ठीक है। और इसके ऊपर लगातार रिसर्च चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में कई सारी चीजें बन रही हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की, और वो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की जो चीजें हैं वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, मतलब लंबे समय तक काम करें। इसके लिए हम शदीद जद्दोजहद करते रहते हैं, नए नए मटेरियल्स की खोज करते रहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इंडिया ने जो तेजस एयरक्राफ्ट बनाया है अपना, ठीक है, उसमें जो इंजन है उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उसके इंजन को बनाने में जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट हम जब भी बना रहे थे तो वो जैसे ही हाई टेम्परेचर, आपको पता है कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है इंजन का जब वो हाई स्पीड पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है ना, और फाइटर एयरक्राफ्ट तो बहुत तेज स्पीड पे चलता है, तो उसकी वजह से इंजन इतना गर्म हो जाता था कि हम जो इंजीनियरिंग मटेरियल बनाते थे ना इंजन के लिए मेरे दोस्त, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था उतने हाई टेम्परेचर को। जबकि हम जो बाहर से इंजन लेकर आ रहे हैं, मेनली सेफ्रॉन इंजन, फ्रांस की कंपनी है, उसे सेफ्रॉन इंजन लेकर आए, वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन अब हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तेजस में हम कौन सा इंजन इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, शक्ति इंजन। शक्ति इंजन हम तेजस में तो नहीं लगा पाए मेरे दोस्त, लेकिन उस इंजन का इस्तेमाल हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो इंडिया का LCH है ना, जैसे LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है, तेजस, ऐसे ही हमारा LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ठीक है, उसमें हमने यूज किया है शक्ति इंजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये हायर मटेरियल रिमूवल रेट। दूसरा, ये भी अपनी हार्डनेस खो देता है, लेकिन कब, किससे ऊपर, 650 डिग्री से ऊपर। दोस्तों एक कुछ तो फायदा मिला ना, पिछला वाला जो केस था, कौन सा केस था पिछला वाला, हाई कार्बन स्टील या फिर कार्बन टूल स्टील, वो 250 डिग्री से ऊपर अपनी हार्डनेस की प्रॉपर्टी खो रहा था, लेकिन ये महाशय अपनी हार्डनेस की प्रॉपर्टी 650 से ऊपर जाके खोते हैं, ठीक है। देयरफॉर इसीलिए
कि इस टेम्परेचर के बाद हार्डनेस चली जाएगी, इसलिए लगातार जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लगातार कूलिंग की आवश्यकता है, ताकि टेम्परेचर 650 से हमेशा नीचे रहे, ताकि हार्डनेस बरकरार रहे और काम चलता रहे। ठीक है, तो कूलेंट की आवश्यकता होती है जो कि टूल लाइफ को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि कूलेंट से टेम्परेचर लिमिट में आ जाएगी, जिससे टूल लंबे समय तक काम करेगा, जिससे टूल लाइफ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, इसको कई बार यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लो काम करते करते घिस गया, तो घिसने के बाद आप इसे रीशार्पन कर सकते हैं, मतलब इसको दोबारा से शार्प कर सकते हैं। मैंने दोस्तों क्या बोला था, आपके घर में जो चाकू होता है वो काम करते करते यदि ब्लंट हो गया तो भैया उसकी रीशार्पनिंग की जाती है। घर पे ग्राइंडिंग व्हील वाला आता है, वो ग्राइंड करके दे देता है ना। जब वो ग्राइंड करके दे देगा तो दोबारा से तैयार हो गई ना, धार दोबारा आ गई। तो कुछ समय तक आप बार बार उस धार को जो खो गई है वियर एंड टियर से, है ना, उसको वापस ला सकते हो। नेक्स्ट मेरे दोस्तों देखिए, इस तरीके से अलग अलग टूल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। ये आपका मिलिंग कटर हो गया दोस्तों, देखिए ये मिलिंग कटर हो गया आपका, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ये आपके बहुत अलग अलग टाइप के क्या है, ड्रिल्स हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास कई तरह के टूल होते हैं, और ये टूल आप अपनी लैब में या वर्कशॉप में भी देख सकते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सरफेस ट्रीटमेंट, सरफेस फिनिशिंग। देखो सरफेस की ट्रीटमेंट करनी चाहिए हमें किसमें, HSS में, हाई स्पीड स्टील में। उसके बाद जो सुपर फिनिशिंग हम करते हैं हाई स्पीड स्टील में, उससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जब आप सुपर फिनिशिंग किसी चीज़ के ऊपर करोगे तो उसकी सरफेस की रफनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब सरफेस की रफनेस कम हो जाएगी तो फिनिश बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टेक्ट करेंगे तो रगड़ कम हो जाएगी। जब रगड़ कम हो जाएगी तो उसके बाद फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होने से गर्मी कम जनरेट होगी। गर्मी कम जनरेट होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर कम बढ़ेगा। सिस्टम का टेम्परेचर कम बढ़ेगा तो HSS बहुत आसानी से काम कर सकता है उस कम टेम्परेचर के लिमिट में, क्योंकि 650 डिग्री के बाद ये अपनी हार्डनेस गंवाने लग जाता है। दोस्तों इसके ऊपर जो सबसे फेमस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, दोस्तों आपको पता होगा कि हमारा जो स्टील होता है ना, उसके ऊपर हीट ट्रीटमेंट की जाती है, मतलब हीट देकर उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज डाली जाती हैं। कोई प्रॉपर्टी की मान लो कमी हो जाए स्टील के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी बढ़ा दी जाती है ट्रीटमेंट करके, ठीक है। तो उसमें से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो आपने मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा, स्टील के लिए यूजुअली हम करते हैं, उसमें सबसे फेमस प्रोसेस है सरफेस पे। यदि आपको सरफेस के ऊपर बढ़ानी हो क्या, हार्डनेस, सिर्फ सरफेस पे हार्डनेस बढ़ानी हो, तो उसका एक सबसे फेमस प्रोसेस है नाइट्राइडिंग। क्लियर? नाइट्रोजन को जानबूझकर सरफेस पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एड्सॉर्ब करवा देते हैं, सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि घिसता नहीं है जल्दी। क्योंकि यदि सरफेस की, सोचो, यदि सरफेस की हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सरफेस को कोई जल्दी छील नहीं पाएगा। तो कटिंग टूल जो होता है ना, हाई स्पीड स्टील, इसकी सरफेस पर आमतौर पे हम नाइट्राइडिंग परफॉर्म करते हैं ताकि उसकी सरफेस जल्दी से कोरोड या फिर वियर एंड टियर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती है मेरे दोस्त, क्रोमियम की परत चढ़ाते हैं, है ना। क्रोमियम की परत क्यों, फ्रिक्शन कम करने के लिए, दोस्तों वही बात है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन दोस्तों जरूरी है। आपको मैंने क्या बोला, देखो ऑक्साइड की यदि एक परत इसके ऊपर जम जाती है तो उसका जो मेन मटेरियल है उसको रगड़ खाने से बचा लेगा, तो फ्रिक्शन से भी बचा लेता है, हमें कम कर देता है। नेक्स्ट, हाई स्पीड टूल्स जो होते हैं वो ड्रिल बनाने में यूज होते हैं दोस्तों, आज भी बहुत ज्यादा यूज होता है इसका। ड्रिल बनाने में यूज होते हैं, मिलिंग कटर बनाने में यूज होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, लेथ में जो टूल होते हैं ब्रोच बनाने में यूज होते हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कटिंग स्पीड की रेंज क्या है दोस्तों, 30 से ऊपर। वो जो हाई स्पीड स्टील, जो हाई कार्बन स्टील था पिछला वाला, हाँ कार्बन टूल स्टील भी जिसे हम बोलते हैं, उसमें 30 मीटर पर मिनट की रेंज थी। लेकिन दोस्तों इसकी स्पीड की रेंज कितनी है, 30 से 50 मीटर प्रति मिनट। टेम्परेचर दोस्तों मैक्सिमम, जो मैक्सिमम टेम्परेचर ये बियर कर सकता है वो कितना है, 650 डिग्री सेल्सियस। इससे ऊपर इसको काम में बिल्कुल ना लाएं। यदि इससे ऊपर का टेम्परेचर है सिस्टम में तो दूसरा टूल मटेरियल हम अभी देखेंगे उसको यूज करेंगे, ठीक है।
हार्डनेस इसकी कितनी थी दोस्तों, देखो उसकी हार्डनेस कितनी थी 65 के करीब थी, इसकी हार्डनेस कितनी है 67 के करीब है। लेकिन ये अपनी हार्डनेस कहां तक बरकरार रख सकता है 650 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि हाई कार्बन स्टील अपनी हार्डनेस कब तक बरकरार रख सकता है 250 डिग्री सेल्सियस तक। नेक्स्ट टी टाइप, टंगस्टन प्रीडोमिनेंट टाइप, मतलब आप एक ऐसा हाई स्पीड स्टील बना सकते हैं जिसमें टंगस्टन की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ठीक है। एम टाइप का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक ऐसा हाई स्पीड स्टील जिसमें मोलिब्डेनम की मात्रा बहुत ज्यादा हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टूल मटेरियल पे हम कूद जाते हैं सीधा, सीमेंटेड कार्बाइड टूल एंड सरमेट्स। सीमेंटेड कार्बाइड टूल एंड सरमेट्स, दोस्तों सीमेंटेड कार्बाइड का मतलब होता है इसमें जो कार्बाइड है ना उसको अच्छे से टूल मटेरियल के साथ, जो बाकी टूल मटेरियल है उसमें कार्बाइड को अच्छे से, जैसे सीमेंट फिट हो जाता है ना घर बनाने में, दीवार बनाने में, उसी तरीके से इसको अच्छे से फिट कर दिया जाता है। और ऐसे नए टूल मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सरमेट्स बोलते हैं मेरे, ठीक है। तो देखो सीमेंटेड इज प्रोड्यूस्ड बाय पाउडर मेटलर्जी। दोस्तों मैंने क्या कहा, देखो जैसे घर है, घर क्या है यार, घर कैसे बन रहा है, सीमेंट को रोड़ी के साथ पत्थर के साथ है ना मिला के तब जाके बनाया जाता है। ईंटों के बीच में सीमेंट का जो मिक्सचर होता है वो डाला जाता है ना, मोटार बोलते हैं उसे, उस मिक्सचर को बोलते हैं मोटार, ठीक है। और उसके अंदर ऐड किया जाता है दोस्तों क्या, जिप्सम, ताकि उसको टाइम लगे सेट होने में, पता चले तुरंत सूख जाए सीमेंट। तो सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाने में कौन मदद करता है, जिप्सम मदद करता है, क्लियर। अब देखो दोस्तों यहां पर क्या है कि इसको पाउडर मेटलर्जी से, देखो जैसे घर बनाने में क्या है, सीमेंट क्या था पहले, पाउडर ही तो था, उसको मिलाया बाकी चीजों के साथ तब जाके तो वो पेस्ट बनता है, और पेस्ट बनने के तब जाके सूख जाता है जब उस पर धूप पड़ती है, पानी पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर भी क्या है, ये पाउडर मेटलर्जी से मिलकर तैयार हुआ है, इसीलिए सीमेंटेड मतलब बहुत अच्छे से मिला होगा। तो नाम में ही दोस्तों छुपा हुआ है कि कैसे बना होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसिस्ट्स ऑफ टंगस्टन टेंटलम। दोस्तों टेंटलम का सिंबल होता है TL, ठीक है, टेंटलम। और टंगस्टन का आपको पता है W होता है मेरे दोस्त, क्या होता है W, ठीक है। अब एंड टाइटेनियम, टाइटेनियम का TI होता है। तो टाइटेनियम कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड और टेंटलम कार्बाइड, ये तीन से मिलकर बना होता है। और इसमें सबसे जो मेन मटेरियल है जो बाहर से ऐड किया गया है वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट को बाइंडर मतलब मेरे दोस्त मैंने क्या बोला, मिलाया जाएगा सीमेंट की तरह बढ़िया से, तो ये बाइंडर की तरह कौन काम करेगा यहाँ, कोबाल्ट, ठीक है। जब बाइंडर निकल या मोलिब्डेनम होता है तो इसे सरमेट बोलते हैं। मतलब सीमेंटेड कार्बाइड कब बोलेंगे, जब इन तीनों के साथ, ये देखो ये तीन तो रहेंगे दोनों में, चाहे सीमेंटेड कार्बाइड बोलो चाहे सरमेट बोलो, दोनों में ही रहेंगे ये तीनों। लेकिन इनके साथ यदि बाइंडर कोबाल्ट है तो उसका नाम होगा सीमेंटेड कार्बाइड, और यदि इनके साथ बाइंडर निकल या मोलिब्डेनम में से कोई भी है तो उसका नाम होगा सरमेट। क्लियर है मेरे दोस्त, निकल या मोलिब्डेनम में से कोई भी यदि बाइंडर के तौर पे काम करता है तो नाम होगा सरमेट, और यदि कोबाल्ट बाइंडर के तौर पे काम करता है तो नाम होगा सीमेंटेड कार्बाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, सीमेंटेड कार्बाइड टूल्स आर एक्सट्रीमली हार्ड। दोस्तों हम परेशान क्यों हैं, तब से परेशान हम इसलिए हैं कि हाई कार्बन स्टील ने एक लिमिटेशन दी थी अपनी हार्डनेस की, कि मैं अपनी हार्डनेस 250 डिग्री सेल्सियस तक ही बरकरार रख पाऊंगा। हाई स्पीड स्टील ने भी हमें थोड़ा सा खुश किया लेकिन फिर दुखी कर दिया, है ना। उसने भी बोला कि मैं अपनी हार्डनेस को कहां तक बर्दाश्त कर सकता हूं, 650 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन मेरे दोस्त ये जो है भाई साहब ये एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, और साथ में देखो हाई स्पीड में काम करने के लिए भी बने हुए हैं। मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर जो आपने HSS बोला है ना, हाई स्पीड स्टील, तो सर उसके नाम में ही हाई स्पीड स्टील आ रहा है, तो फिर ये लोग उससे तेज स्पीड पे कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों हुआ ये कि जब हाई स्पीड स्टील हमारी इंडस्ट्री में आया था उसके अगले 30 सालों तक कोई नया टूल मटेरियल आया ही नहीं। तो क्या हुआ, हमें लगा कि हमारे पास जो प्रेजेंट मटेरियल है, बोले तो उस समय पर जो मटेरियल था हाई स्पीड स्टील, उस समय पर अगले 30 सालों तक क्योंकि कोई और ऐसा नहीं आ पाया मटेरियल जो उससे तेज स्पीड पे काम करे, इसीलिए उसका नाम हाई स्पीड स्टील पड़ गया। लेकिन दोस्तों एक बार नाम पड़ गया उसके बाद कुछ मटेरियल्स आए जो हाई स्पीड पे बरकरार रख सकते थे अपनी हार्डनेस वगैरह, हाई स्पीड पे काम कर सकते थे बिना टूटे, तो फिर उसकी वो जो नाम है, उसका जो नाम है हाई स्पीड स्टील, उसके साथ ही रहने दिया गया। क्लियर, क्योंकि लंबे समय तक उसने वो उपाधि ली थी। नेक्स्ट,
तो सीमेंटेड कार्बाइड टूल एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, देख लिया, और हाई स्पीड पे भी काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। दोस्तों देखो, जो सीमेंटेड कार्बाइड होते हैं वो इस तरीके से इंसर्ट्स की फॉर्म में, दोस्तों मैंने बोला था ना टूल बिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो देख रहे हो, ये ड्रिल देख रहे होगे आप, ये टैप है दोस्तों, ये देखो टैप या फिर टैप है ये एक तरीके से, ठीक है। और देखो इस तरीके से आगे लगा दिए जाते हैं टूल्स में, है ना, ये इंसर्ट्स की तरह काम करते हैं, टूल बिट्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, ये जो कार्बाइड टूल होते हैं ये डज नॉट लूज देयर हार्डनेस, जैसे हम बोल रहे थे ना हम हार्डनेस के लिए परेशान है, ये अपनी हार्डनेस नहीं खोता। कहां तक दोस्तों, देख रहे हो लिमिट कैसे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम नए नए टूल के मटेरियल्स या तो डिस्कवर कर रहे हैं या फिर लैब में बैठ के उसे बना रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि इनकी हाई टेम्परेचर पर हार्डनेस बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती चली जा रही है। ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक अपनी हार्डनेस को मेंटेन रख सकता है, जबकि हाई कार्बन वाला 250, हाई स्पीड वाला आपका 650 डिग्री सेल्सियस तक ही कर पाते हैं। नेक्स्ट, अ हाई कोबाल्ट टूल इज यूज्ड फॉर अ रफ कट व्हाइल लो कोबाल्ट टूल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग ऑपरेशंस। दोस्तों हाई कोबाल्ट और लो कोबाल्ट का मतलब यह हुआ कि हाई कोबाल्ट टूल में कोबाल्ट की मात्रा अत्यधिक होगी बाइंडर के रूप में, और लो कोबाल्ट का मतलब कोबाल्ट की मात्रा कम होगी। तो जहां कोबाल्ट की मात्रा कम होगी उसको फिनिश करने के लिए यूज किया जाएगा उस सीमेंटेड कार्बाइड टूल को, और जहां पर कोबाल्ट की मात्रा ज्यादा होगी उसको रफ कट मतलब सिर्फ छीलने के लिए यूज किया जाएगा, बेइंतहा छीलो बस, है ना। फिनिशिंग का वहां कोई रोल नहीं है। फिनिशिंग में दोस्तों मटेरियल बहुत कम रिमूव किया जाता है क्योंकि पहले ही मटेरियल छील चुके होते हैं हम। फिनिशिंग में बस फाइनल टच देना होता है, तो हल्का हल्का मटेरियल निकाला जाता है फाइनल टच देने के लिए। तो जहां पर कोबाल्ट की मात्रा कम होगी, सोचो क्योंकि कोबाल्ट की मात्रा कम है तो मटेरियल ज्यादा निकालने के लिए यूज करोगे या कम? ऑब्वियसली जब कोबाल्ट की मात्रा कम है तो मैं ज़्यादा मटेरियल तो निकाल नहीं पाऊंगा ना उससे, क्योंकि कोबाल्ट में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन कोबाल्ट की मात्रा कम होने की वजह से प्रॉपर्टीज कम होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा माय डियर कि हल्का हल्का मटेरियल निकालने के लिए ही मैं बस उसे यूज करूंगा, जो कहाँ है फिनिशिंग ऑपरेशंस में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कटिंग स्पीड की रेंज दोस्तों बढ़ गई है। अब ये देखो पहले वो 30 तक था हाई कार्बन स्टील, फिर 30 से 50 या 30 से 60 तक कौन आ गया? हाई स्पीड स्टील, फिर 60 से ऊपर चला गया ये कौन? सीमेंटेड कार्बाइड। कहां तक? 200 मीटर प्रति मिनट तक, ठीक है। टेम्परेचर कहां तक बर्दाश्त कर सकता है दोस्तों? 1000 तक। और हार्डनेस पहुंच गई है कहां? 65 पे, 65 के करीब था, 60 के करीब कौन? हाई कार्बन स्टील, 67 के करीब था हाई स्पीड स्टील, और 90 के करीब आ चुका है। हार्डनेस नंबर बढ़ता जा रहा है, मतलब हार्डनेस बढ़ती जा रही है, सारी प्रॉपर्टीज बढ़ रही है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है सिरामिक्स। नेक्स्ट है सिरामिक्स। दोस्तों सिरामिक्स आपको पता होगा, चीनी मिट्टी के बर्तन देखे होंगे आपने यूजुअली आपके घर में, या पार्टी खाने जाते हो, शादियों में जाते हो, बर्थडे में जाते हो, तो वो जो स्टैंड एंड डिलीवर मतलब खड़े होके खाने वाला जो सिस्टम होता है उसमें यूजुअली हम देखते हैं कि सिरामिक की थालियां यूज होती है, चीनी मिट्टी के बर्तन यूज होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो सिरामिक ही है, ठीक है। इसी में थोड़ा चेंज करके उसको कटिंग टूल के उस पे फॉर्म में यूज किया जाता है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है, मतलब यदि ये थाली आपके हाथ से गलती से गिर गई तो जो झटका लगेगा ना इसे जमीन पर, उस झटके की वजह से ये टूट जाएगा, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल की टफनेस कम होती है। ब्रिटल मटेरियल झटकों को बर्दाश्त ज्यादा नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो टूट जाएगा। और आपने देखा होगा उसका जो एक एक टुकड़ा होता है ना दोस्तों, वो इतना नुकीला होता है कि यदि उसको आपने किसी चीज पर रगड़ मार दिया तो वो उसे छील कर रख देगा। बहुत नुकीला होता है, बहुत शार्प होता है, ठीक है। तो याद रखना कि सिरामिक जो है ना उसकी धार बहुत ज्यादा होती है, सिरामिक बहुत ज्यादा हार्ड होता है दोस्तों, छील के रख देगा आपको, लेकिन ब्रिटल भी बहुत होता है, ठीक है। मतलब यदि इस पे झटका लग गया तो ये चूर चूर हो जाएगा। इसी तरीके से जो ग्लास है वो भी बहुत ब्रिटल है लेकिन हार्ड है। ग्लास का मटेरियल चूर चूर हो जाता है झटका लगने पर, लेकिन उसका टुकड़ा यदि आपने उठा लिया और किसी चीज पे छील दिया तो देखना तुरंत छील के रख देगा वो। क्यों? क्योंकि ग्लास का हल्का सा टुकड़ा भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कटिंग टूल के फॉर्म में काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिरामिक मटेरियल। दोस्तों जो सिरामिक होता है ना वो यूजुअली एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और कुछ नहीं। दोस्त सिरामिक होता है ये मेनली Al2O3 ही होता है, ठीक है, Al2O3। तो सिरामिक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन नाइट्राइड। तो सिरामिक वैसे तो मेनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, लेकिन इसमें टूल बनाने के लिए और तगड़ा टूल बनाने के लिए और अच्छा टूल, शार्प टूल बनाने के लिए
हम इसमें सिलिकॉन नाइट्राइड भी मिलाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो नाइट्राइड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस देते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो हाई स्पीड स्टील है उस पर नाइट्राइडिंग की जाती है उसकी सरफेस पे। नाइट्राइडिंग की वजह से उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिससे उसकी वियर रेजिस्टेंस मतलब ना घिसने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब तो इसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ सिलिकॉन नाइट्राइड भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट, पाउडर ऑफ सिरेमिक मटेरियल कॉम्पैक्टेड इन इंसर्ट शेप। दोस्तों देखो यहां पर भी इसे भी पाउडर मेटलर्जी से बनाया जाता है। पाउडर मेटलर्जी के भी कुछ स्टेप्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक होता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब होता है दोस्तों जैसे पाउडर को एक जगह इकट्ठा करके जोर लगाते हैं ना, उस पर थपकी मारते हैं तो वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट हो जाती है चीजें। जो चीजें फैली हुई होती हैं वो सिमट के रह जाती हैं थोड़े ही दूरी में। तो पाउडर ऑफ सिरेमिक मटेरियल कॉम्पैक्टेड इन इंसर्ट शेप, मैंने बोला था आपको इंसर्ट मतलब टूल बिट्स के फॉर्म में, है ना, उसे कॉम्पैक्ट कर देते हैं और तब उसके सिंटरिंग करते हैं। दोस्तों सिंटरिंग क्या होता है, जब आपने किसी चीज की कॉम्पैक्शन की, है ना, जो ईंट की इंडस्ट्री है दोस्तों, उसमें क्या होता है, ईंट की इंडस्ट्री में जो ईंट बनाने के लिए जो हम सैंड और उसके साथ मटेरियल मिलाते हैं उसको एक जगह पर लाके पहले कॉम्पैक्ट किया जाता है ना। कॉम्पैक्ट मतलब एक जगह पर लाए और उसे क्या करने लग गए, दबाने लग गए, ताकि वो क्या हो जाए, एकदम पास पास आ जाए मॉलिक्यूल्स। जब आ गया तब उसको भट्ठी में डाल दिया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर पर वो जो चीजें हम पास पास लेकर आए हैं, कॉम्पैक्ट किया है हमने, उसको ले जाकर भट्ठी में डाल दिया। तो भट्ठी में डालना मतलब सिंटरिंग बोलते हैं दोस्तों, से क्या बोलते हैं, सिंटरिंग। तो जब पाउडर मेटलर्जी के अंदर पाउडर वाले चीजों से आप डील करो तो उसमें सिंटरिंग वर्ड जरूर सुनने को मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब कॉम्पैक्टिंग आप पहले ही कर चुके हो। तो इंसर्ट्स मतलब टूल बिट्स जो आगे लगते हैं टूल होल्डर के, टूल बिट्स के फॉर्म में पहले तो कॉम्पैक्शन करो फिर उसको सिंटरिंग कर दो। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे। नेक्स्ट, जो सिरामिक टूल्स हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि सिरामिक एक नॉन मेटल है। सिरामिक एक नॉन मेटल है। जब सिरामिक नॉन मेटल है तो दोस्तों रिएक्ट ज्यादा नहीं करते। क्लियर? केमिकली इनर्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाते। एंड पोजेस रेजिस्टेंस टू कोरोजन। और आपने दोस्तों देखा होगा ये जो थाली होती है जो आप पार्टी में खाते हो ना, सिरामिक की थाली होती है चीनी मिट्टी की, इसके ऊपर ना कोई जंग लगता है ना इसके ऊपर कोई दाग लगता है, और लगेगा भी तो आराम से धुल जाएगा वो दाग। ठीक है, दे हैव हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। दोस्तों ये बहुत जबरदस्त बात है, ये आमतौर पे किसी भी ब्रिटल मटेरियल में होता है। सिरामिक भी एक ब्रिटल मटेरियल है तो उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि आप उसको कितना भी कंप्रेस करेंगे ना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जल्दी नहीं टूटेगा। मतलब बहुत ही ज्यादा कंप्रेशन झेल सकता है ये बॉडी टूटने से पहले। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल्स में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतनी हाई नहीं होती जितनी ब्रिटल मटेरियल्स में होती है मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे इंसर्ट्स दिख रहे होंगे आपको, ये छोटे छोटे इंसर्ट्स, ये इंसर्ट्स हम टूल होल्डर के आगे लगाते हैं। ये किसके बने होते हैं? सिरामिक के। तो हम क्या करते हैं, पहले सारा पाउडर इकट्ठा कर लेते हैं एक जगह पर, इस तरीके से शेप दे देते हैं, उसे ठोक देते हैं अच्छे से, है ना, ताकि ये एक जगह प्रॉपर पैक हो जाए, पैकिंग अच्छी हो जाए, पैकिंग अच्छी हो जाए ना, पास पास मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। इसके बाद हम इसे ले जाकर भट्ठी में फेंक देते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं सेंटरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दे आर स्टेबल। देखो ये कहां तक स्टेबल होते हैं? 1800 डिग्री सेल्सियस। माय गुडनेस, कहां से शुरू किया था? हाई कार्बन स्टील 250, फिर हाई स्पीड स्टील 650, फिर सीमेंटेड कार्बाइड 1000 डिग्री सेल्सियस, और ये कहां तक स्टेबल होते हैं? 1800 तक। स्टेबल का मतलब दोस्तों ये अपनी प्रॉपर्टीज को बर्दाश्त कर सकते हैं 1800 तक। 1800 डिग्री सेल्सियस यदि पार हो गया तब जाके इनकी प्रॉपर्टीज इफेक्ट होनी शुरू होंगी। दोस्तों मैंने आपको कास्टिंग चैप्टर में ये बात बताई थी कि जो सिरामिक होते हैं वो 3500 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर लेते हैं गर्मी। तो ये ऑलमोस्ट देख सकते हो आप कि आपके करीब करीब 10 गुना ये ज्यादा स्ट्रांग है। किसके केस से? ये आपके HSS के केस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द फ्रिक्शन बिटवीन टूल फेस। आपको पता है जो टूल का फेस होता है, रेक सरफेस, उसी के ऊपर से गुजरते हैं कौन? चिप्स, लंबी लंबी चिप्स, और उनके बीच में होता है फ्रिक्शन, है ना। तो दोस्तों एक बात बताओ, फ्रिक्शन होने की वजह से हीट कब ज्यादा पैदा होती है? जब आपका टूल का मटेरियल किसका बना हो? मेटल का, या फिर मेटल के कंपोनेंट्स होंगे उसमें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टूल का मटेरियल किसका बना है? सिरामिक का। और आपको पता है सिरामिक एक इंसुलेटर होता है, तो जब चिप इसके ऊपर से गुजरेगी तो दोस्तों फ्रिक्शन के चांसेस काफी हद तक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके टूल का मटेरियल क्या है? सिरामिक है। तो दोस्तों क्या होगा? फ्रिक्शन बिटवीन टूल का फेस एंड चिप
इज वेरी लो, बहुत कम होता है फ्रिक्शन, क्योंकि आपका टूल मेटल का नहीं है, अब सिरामिक का है, और सिरामिक एक नॉन मेटल है, चीनी मिट्टी एक नॉन मेटल होती है, ठीक है। एंड पोजेस लो हीट कंडक्टिविटी, दोस्तों मैंने बता दिया ना ये एक इंसुलेटर होता है, इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। यूजुअली इसीलिए यहां पर किसी कूलेंट की जरूरत नहीं होती, जबकि बाकी टूल्स में कूलेंट की जरूरत है, क्योंकि वहां गर्मी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है सिस्टम में कि वहां पर साथ में ठंडा पानी चलाना जरूरी हो जाता है, ताकि सिस्टम के टेम्परेचर को एक लिमिट में रखा जाए। क्लियर है मेरे दोस्त? तो अब देखो, दे प्रोवाइड द वेरी एक्सीलेंट सरफेस फिनिश, ये सरफेस फिनिश भी जबरदस्त प्रोवाइड करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट, कटिंग स्पीड कहां से कहां, 300 से ऊपर 600 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो कटिंग स्पीड भी देखो बढ़ती चली जा रही है। टेम्परेचर कहां तक बर्दाश्त हो सकता है स्टेबल, वैसे तो 1800 तक है, लेकिन हम यूजुअली इसे 1200 तक बहुत जबरदस्त मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हार्डनेस 93, जबकि सीमेंटेड कार्बाइड की कितनी थी, 90 थी मेरे दोस्त, कितनी, 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है, डायमंड के बाद दुनिया का सेकंड सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस यदि कोई है तो वो है क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है। जनरली दोस्तों देखो, हैंड मशीन्स जो होती हैं, मतलब जो मैनुअल मशीन्स होती हैं, उनमें यूज होता है ये, ठीक है। और इनका हाई रेजिस्टेंस, इनके पास हाई रेजिस्टेंस होता है दोस्तों टू एब्रेशन। एब्रेशन मतलब रगड़, मतलब ये जल्दी रगड़ नहीं खाते, समझे मेरे दोस्त। जल्दी से रगड़ का इफेक्ट, कहीं पे मान लो रगड़ खा गए तो इफेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एब्रेशन रेजिस्टेंस बहुत हाई है। और इसको एब्रेसिव के फॉर्म में, मतलब ये खुद दूसरों को रगड़ देते हैं, इनको कोई जल्दी रगड़ नहीं सकता क्योंकि ये हार्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन ये दूसरों को रगड़ सकते हैं क्योंकि इतने हार्ड हैं कि दूसरों की हार्डनेस कम पड़ जाती है, तो दूसरों को ही जाकर रगड़ देते हैं, छील देते हैं, इसीलिए ये छीलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, समझे भाई। तो किसमें यूज करते हैं हम इसे, ज्यादातर ग्राइंडिंग व्हील में। अच्छा, शार्प एजेस इनमें रेकमेंड नहीं किए जाते माय डियर, क्यों, क्योंकि शार्प एजेस अक्सर इनके बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो अंदर घुस के फाड़ देते हैं मटेरियल को, तो शार्प एजेस की आवश्यकता नहीं है। हल्का ब्लंट एज भी होगा तो ये काम अपना कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीड देखो, उससे ज्यादा स्पीड पे ये लोग काम कर सकते हैं, 600 से 800 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। और हार्डनेस इनकी क्या होती है, 95 से ज्यादा, जबकि अभी जो हमने सिरामिक पढ़ा था, ठीक है, उसकी कितनी थी, मैक्सिमम 93 थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से देखो, बहुत सारे एब्रेसिव होते हैं, छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे एब्रेसिव होते हैं। किसके होते हैं ये, क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के। इन्हीं को सबको मिलाकर और बॉन्ड द्वारा बीच में जोड़कर, देखो ये बहुत सारे इनके बीच में बॉन्ड से इन्हें जोड़ देते हैं, सबको जोड़कर एक गोल सा व्हील बनाते हैं, समझे मेरे दोस्त। और उस व्हील में पूरा का पूरा जो व्हील है दोस्तों, वो इसी से बनता है, बस इसके बीच में गोंद लगा दी, जैसे गोंद होती है ना, वैसे ही गोंद होता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड, रेजिन होती है उसमें, तो बॉन्ड से जोड़ देते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और एक व्हील तैयार करते हैं गोल सी, इन्हीं के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड। तो देखो, इट इज द हार्डेस्ट, आपको पता है ये हार्डेस्ट, और ये एक्सपेंसिव भी है मेरे दोस्त। देखो वैसे तो डायमंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोक्रिस्टलाइन, एक होता है पॉलीक्रिस्टलाइन। दोस्तों मोनोक्रिस्टलाइन डायमंड का मतलब एक सिंगल क्रिस्टल का है वो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक डायमंड जो सिंगल क्रिस्टल का बना हुआ है मेरे दोस्त, ये सिंगल क्रिस्टल का एक डायमंड है, और एक डायमंड ऐसे बना हुआ है पॉलीक्रिस्टलाइन, मतलब इसमें बहुत सारे क्रिस्टल है दोस्तों। क्रिस्टल का मतलब होता है ग्रेन, ये है मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन का मतलब दोस्तों होता है सिंगल ग्रेन, सिंगल क्रिस्टल या सिंगल ग्रेन। और दोस्तों ये क्या है, ये है पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड, पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड। दोस्तों पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब बहुत सारे क्रिस्टल से मिलकर बना है, इसे बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड, ठीक है। तो अब मेरे को दोस्तों देखो एक बात बताओ कि कौन सा डायमंड इसमें से कमजोर होगा। यार ऑब्वियस सी बात है, पॉलीक्रिस्टलाइन कमजोर होगा। क्यों कमजोर होगा, क्योंकि पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड पे जब भी जोर लगेगा ना मेरे दोस्त, वो ना यहां से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा, ये वीक होती है यहां से। दो देखो, कभी भी एक सिंगल ग्रेन अंदर से बीच से नहीं टूटता जल्दी, वो टूटेगा हमेशा दो ग्रेन की जो बाउंड्री होगी, क्योंकि बाउंड्री पे दोस्तों क्या होता है, विवाद होता है। आपको पता नहीं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तो टेंशन वहीं सबसे ज्यादा होती है, तो ज्यादातर चांस है कि ये अपनी बाउंड्री पे टूटेगा।
इन्हें बोलते हैं दोस्तों हम ग्रेन बाउंड्रीज। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? हम ग्रेन बाउंड्रीज बोलते हैं। और ये क्या होती हैं दोस्तों? वीक होती हैं। ये क्या होती हैं? वीक होती हैं, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है ना, स्ट्रेस जो शरीर का दर्द होता है वो आकर जमा हो जाता है कहां पर? बाउंड्री पे। तो जहां पर आके स्ट्रेस जमा होगा ना दोस्तों, वहां से चीजों में क्या होती है? दरार आने लग जाती है, तो टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ग्रेन बाउंड्रीज पर वीकनेस होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड और ये हो गया मोनोक्रिस्टलाइन डायमंड। मोनोक्रिस्टलाइन मतलब सिंगल ग्रेन का डायमंड है, बहुत ज्यादा मजबूत होगा, जबकि ये पॉलीक्रिस्टलाइन है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डायमंड होता है दोस्तों, वो देखो इलेक्ट्रिसिटी का तो पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर है पूरी दुनिया में। याद रखना दोस्तों, पूरी दुनिया में बोल रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में डायमंड का कोई तोड़ ही नहीं है। सबसे ज्यादा डायमंड के पास है। कितना है? थर्मल कंडक्टिविटी कापा, डायमंड का जो कापा है थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो कितनी है? करीब 2300 वॉट पर मीटर केल्विन। 2300 वॉट पर मीटर केल्विन है मेरे दोस्त। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, 2300 वॉट पर मीटर केल्विन का मतलब ये हुआ कि एक डिग्री का चेंज टेम्परेचर में, या फिर 1 केल्विन का टेम्परेचर में चेंज यदि मैं डायमंड का कर दूं तो दोस्तों 1 सेकंड में 2300 जूल की गर्मी रिलीज कर देगा। इसका मतलब असली हीरे की यदि पहचान करनी है ना, तो सिर्फ एक काम करो। हीरा यदि कोई बोल रहा है कि असली या नकली कैसे पहचाने, तो एक बार उसको हल्का सा रगड़ दो जमीन पर। बात समझना, किसी हार्ड सरफेस पर हल्का सा रगड़ दो, मात्र 1 सेकंड के अंदर वो इतनी गर्मी दे देगा। वॉट का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में इतने जूल की गर्मी दे देगा आपके हाथ में। मतलब आपने यदि हल्का सा रगड़ दिया ना 1 सेकंड के लिए, तो जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन के टेम्परेचर का चेंज होगा ना उसके शरीर में, वो 2300 जूल की गर्मी आपके हाथों में फेंक देगा। असली हीरा आपके हाथ से तुरंत हीरा छूट जाएगा, इतनी गर्मी होगी दोस्तों। हल्का सा रगड़ने पर हीरा इतना गर्म हो जाएगा, असली हीरा। लेकिन जब बात, आप असली हीरे को सिर्फ एक इससे चेक मत करना, एक और तरीका है चेक करने का, दोनों चेक करने होते हैं। दूसरा ये कि इस तरफ से तार लगाओ, करंट दो हीरे को, और इस तरफ से उंगली रखो और चेक करो क्या आपकी उंगली को करंट महसूस होता है? नहीं होगा मेरे दोस्तों असली हीरे में। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि करंट पास करता ही नहीं हीरे से, क्योंकि हीरा इज अ बैड कंडक्टर, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट यस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब यदि इधर गर्मी आएगी तो 1 सेकंड में गर्मी आर पार हो जाएगी और आपके हाथों में बहुत गर्म लगेगा हीरा, असली हीरा। तो दोस्तों याद रखना, असली हीरा और नकली हीरे की यही पहचान होती है। इलेक्ट्रिसिटी से तो आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि वो असली और नकली दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी से पहचान लोगे असली हीरे को। सुनार ऐसे ही पहचानता है। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट, इट ऑफर्स एक्सेलेंट एब्रेशन रेजिस्टेंस। ये भी जल्दी रगड़ नहीं खाता मेरे दोस्त। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसका भी कम होता है, एंड लो थर्मल एक्सपेंशन, फैलता भी नहीं है उतनी तेजी से, थर्मल एक्सपेंशन कम होता है। ओके, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरे दोस्त, जो बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल होते हैं, जिनको नॉर्मल टूल्स द्वारा छीलना मुश्किल होता है, उनको छीलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कार्बाइड्स को छीलने के लिए, क्योंकि देखो कार्बाइड खुद टूल की तरह एक्ट करते हैं दूसरों को छीलने के लिए। तो यदि कार्बाइड का ही वर्क पीस है तो उसको कौन छीलेगा? मैंने दोस्तों याद है आपको बोला था, कटिंग टूल जो यूज करते हैं हम वर्कपीस को छीलने के लिए, इन कटिंग टूल को भी तो बनाया जाता होगा ना। इन कटिंग टूल के भी तो एजेस को शार्प बनाया जाता होगा। वो किससे बनाएंगे? उसके लिए भी एक टूल चाहिए, वो है मास्टर टूल, दादा टूल। वो कौन है वो दादा टूल? डायमंड। डायमंड क्या करता है, ये जो टूल्स हैं जो दूसरों को छीलेंगे, इन टूल्स को तैयार करता है पापा वो, और ये जो पापा हैं फिर वो जाके बच्चों को छीलते हैं, मतलब वर्क पीस को छीलते हैं। तो इस तरीके से हिराकी है, इसे मास्टर टूल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, तो ये देखो, ये छोटा सा डायमंड का पार्ट आगे लगा दिया जाता है, बहुत हार्ड होता है दोस्तों। ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट इसमें जो लगा हुआ, ये इंसर्ट है। इंसर्ट खुद बहुत छोटा होता है। इंसर्ट के भी एक टिप पर, इसे टिप्ड टूल भी बोलते हैं दोस्तों, एक टिप पर जाके लगा दिया जाता है ये। तो इंसर्ट ये एक टूल बिट है, इस टूल बिट के टिप पर ले जाकर मैंने लगा दिया। तो जब टिप पर कोई चीज लगती है किसी एक एज पर, उसे बोलते हैं टिप्ड टूल।
ठीक है, तो ये एक टिप्ड टूल की तरह है। डायमंड टूल्स की जो सरफेस फिनिशर लाजवाब होती है दोस्तों, ठीक है, लेकिन इसको स्टील की मशीनिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको स्टील की मशीनिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता दोस्तों, नॉट रिकमेंडेड।